जनप्रतिनिधियों की जब चेतना शून्य हो जाए तो उसका नुकसान आम क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर रेल सुविधाओं की बात करें तो रेल भिवानी वासियों के जीवन की धुरी है और कोरोना के बाद अधिकांश रेल तो पटरी पर आई, लेकिन भिवानी से कालका जाने वाली एकता एक्सप्रेस, रोहतक पानीपत के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां आज भी बंद हैं। देखा जाए तो कोरोना के बाद अपने अपने क्षेत्रों में सांसदों ने रेलगाड़ियों को दोबारा चलवाने का प्रयास किया और उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सुविधाओं के मामले में लोहारू, सतनाली, महेंद्रगढ़, नारनौल आदि क्षेत्रों को काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन भिवानी आज भी नई सुविधाओं को तो छोड़िए, जो सुविधाएं पहले थी उनके लिए भी तरस रहा है। इसी को लेकर दैनिक रेल यात्री जन कल्याण संगठन के प्रधान महावीर डालमिया से बातचीत करते हैं। महावीर जी, पिछले कोरोना के बाद कुछ रेलगाड़ियां अब भी नहीं चल पाई, उसका मूल कारण क्या है? देखिए, मूल कारण तो ये है कि कोरोना काल की जो है तीसरी लहर के आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। उसी संदर्भ में रेलवे ने पूरी गाड़ियां संचालित अभी तक नहीं की है। कुछ सुविधाएं बढ़ाने की बातचीत चल रही है, जैसे सीनियर सिटीजन में किराए में डिस्काउंट है एवं अन्य जो डिस्काउंट रेलवे हमेशा से प्रदान करता आ रहा है वो अभी लागू नहीं हुआ। हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जनता को अधिक से अधिक जो भी रेलवे की सुविधाएं प्राप्त हो। महावीर जी, भिवानी से कालका एकता एक्सप्रेस चलती थी, वो पिछले 2 साल से बंद पड़ी है। जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं उनको खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस गाड़ी को चलाने के लिए आपने कोई प्रयास किए, आपके संगठन ने कोई प्रयास किए? जो हमारे यहाँ के सांसद हैं उनसे बातचीत की, विधायक से बातचीत की? उस गाड़ी के संचालन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि सेक्रेटरीट में जाना पड़ता है लोगों को सरकारी कार्य काम से, एवं हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हमने प्रयास किए, निरंतर प्रयास किए, सांसद महोदय को भी हमने ज्ञापन भी दिया और उनसे वार्तालाप भी की कि ये गाड़ी बहुत ही ज़रूरी है। किन्हीं कारणों से गाड़ी जो है रेल प्रशासन भिवानी से पानीपत की गाड़ी दे रहा था, मैंने इनकार कर दिया। अब गाड़ी चाहिए तो हमें स्वतंत्र गाड़ी चाहिए और उसको अब भिवानी की बजाय रेवाड़ी से चलाकर चंडीगढ़ तक चला जाए, ताकि रेवाड़ी, कोसली, झारली एवं चरखी आदिवासियों को राज्य की राजधानी की सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो। एवं जो रेल की किराए की जो हिसाब बात है, वो जो रेल का किराया है बहुत ही चीप किराया होता है, इसलिए आम नागरिक रेल का सफ़र करके संतुष्ट होता है। मैं भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से मांग करता हूं एवं सांसद महोदय से मांग करता हूं एवं विधायक जी से मांग करता हूं कि जो हमारी एकता एक्सप्रेस भिवानी से चंडीगढ़ जाती थी उसको पुनः शीघ्र संचालित किया जाए एवं उस गाड़ी का विस्तार करके रेवाड़ी से चलाया जाए। महावीर जी, जो सरकार होती है वो केवल हर मद में लाभ कमाने के लिए होती है या आम जनता के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेवारी होती है? मुझे नहीं लगता भारतीय रेल पैसे कमाने की सोचती हो या सोचे। मैं चाहता हूँ भारतीय रेल एक जन सुविधाएँ हैं और जन सुविधाएँ किफ़ायती रेट में है और उसी को किफ़ायती रेट में संचालित की जाए भारतीय रेल। एकता एक्सप्रेस और जो रोहतक भिवानी के बीच पैसेंजर चलती थी वो लंबे समय से बंद पड़ी हैं, तो इस बारे में भी कोई आपने रेल मंत्रालय या बीकानेर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर से कोई संपर्क किया है? बातचीत चल रही है कि तीन गाड़ियां चलती थी भिवानी से पानीपत के लिए, उनमें ज़्यादा नहीं, कोरोना काल को देखते हुए लिमिट की गाड़ियां जो संचालित हो रही है उसमें कम से कम एक गाड़ी 7:30 बजे वाली भिवानी से पानीपत के लिए शीघ्र चला जाए। उसमें हमने पत्राचार भी किया है एवं बात भी की है। पूरी कोशिश है, प्रयत्न है प्रशासन का भी, वो एक गाड़ी को संचालित शीघ्र करने जा रहे हैं। महावीर जी, आप दैनिक यात्रियों की समस्याओं से हमेशा जुड़े हैं। एमएसटी कोरोना के बाद कुछ लिमिटेड गाड़ियों में लागू किया गया है,
क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, सही बिल्कुल भी नहीं करता मैं इस चीज़ को कि एमएसटी जो है, जो लिमिटेड गाड़ियों में शुरू किया है, वो पाबंदी हटाई जाए और गाड़ी जो एमएसटी जितनी भी इन्होंने लागू की है उतनी ही सभी गाड़ियों में लागू की जाए, ताकि जो आम आदमी रोजी रोटी कमा सकते। एमएसटी धारक जो भी होता है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, ना कि धन कमाने के लिए जाता है। इसलिए मैं रेल प्रशासन से मांग करता हूँ और सांसद महोदय से मांग करता हूँ कि जो भी सुविधाएं एमएसटी की हो, चाहे सीधी सीजन किराए की हो या अन्य रेलवे के मध्य जो भी सुविधाएं में कटौती की हुई है उसको पुनः बहाल किया जाए एवं आम आदमी को राहत प्रदान की जाए। महावीर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रेल का निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर निजीकरण होगा तो आम नागरिकों को कितना नुकसान होगा या कितना लाभ होगा? देखिए, जहाँ तक निजीकरण का सवाल है सैनी साहब, मैं बताऊँ आपको बात है कि कुछ रेलवे कर्मचारियों की भी लापरवाही गलतियाँ रही है, जो कि आम यात्री से खिड़की पर बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। उस संदर्भ में भारत सरकार ने निजीकरण का फैसला लिया है। उस मामले में अभी मंथन नहीं किया हमने, हम उसका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा संगठन इस मामले में मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग करेगा, जैसे हमारी संगठन की जो भी कार्यप्रणाली होगी सभी को सूचित किया जाएगा। निजीकरण जिस विभाग का हुआ है उसके बाद सुविधाएं महंगी हुई हैं। दूरभाष देख लीजिए, मोबाइल नेटवर्क बीएसएनएल का को 4G का लाइसेंस नहीं मिला। जियो पहले फ्री में दिया गया, आज जियो के जो टैरिफ है वो देखकर आम उपभोक्ता परेशान होता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर निजीकरण होगा रेलवे का तो आम यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ेगी? निजीकरण शब्द जो है ना जी, हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ निजी तौर पे, क्योंकि रेलवे हो चाहे दूरसंचार विभाग कोई भी हो, सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारें जो निजीकरण कर रही है वो निजीकरण तरफ बढ़ रही है। वो इसीलिए बढ़ रही है, अगर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी आम जन नागरिक को सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराए और उसको जो है ग्राहक के बतौर अटेंड करे तो निजीकरण की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। महावीर, रेल सुविधाओं का जितना भिवानी को इंतज़ार था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। भिवानी लोहारू लाइन बिछाने की प्रक्रिया पिछले 2 दशकों से चल रही है, लेकिन आज तक उसमें कामयाबी नहीं हो पाई, नहीं मिल पाई। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है, मेरी सांसद महोदय से निरंतर बातचीत होती रहती है, प्रयास होता रहता है। मेरी माननीय मंत्री जेपी दलाल जी से बातचीत हुई है। अब जो रेलवे की जो ढिलाई है वो भिवानी लोहारू लाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ढिलाई की पेंडिंग में, अन्यथा रेल मंत्रालय इस लाइन को बनाने का भरसक इच्छुक है और वो बनाने को तैयार है। जो कि हरियाणा के हिस्से की जो आधी रकम आती है वो हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जमा करवाए और रेल मंत्रालय कल ही काम शुरू कर देगा। तो महावीर जी, क्या माना जाए कि सरकार उदासीन रवैया अपना रही है भिवानी के प्रति? बिल्कुल, भिवानी के प्रति, भिवानी लोहारू लाइन के प्रति हरियाणा सरकार का उदासीन रवैया है और हम एक बार पुनः जो है अनुरोध भी करते हैं और हमारा प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही जो है सांसद धर्मवीर जी के साथ, मंत्री जेपी दलाल जी के साथ देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा और इस लाइन को बनवाने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है। सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर हरीश गोस्वामी रेल सुविधाओं को लेकर जो बता रहे हैं उससे लगता है कि सुविधाओं में विस्तार संभव है। तथा पिछले लंबे समय से एकता एक्सप्रेस बंद है, रोहतक पानीपत के बीच चलने वाली रेलगाड़ियाँ बंद हैं। आम आदमी परेशान है क्योंकि रेलवे भिवानी वासियों की जीवन की धुरी है। कुछ लोग व्यापार करने जाते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशे के लिए जाते हैं और अधिकांश बच्चे रोहतक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनको खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। आप क्या कहेंगे? सर, मैं भी समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है जब से एकता एक्सप्रेस बंद हुई है। परंतु हम इस गाड़ी के लिए कई बार मांग उठा चुके हैं। मैं जयपुर में भी इसके लिए रख चुका हूँ अपनी मांग की एकता एक्सप्रेस को चलाया जाए, परंतु इस गाड़ी को लेके 2 डिवीज़नों में थोड़ी सी दिक्कत है।
ये गाड़ी उत्तर पश्चिम रेलवे की और उत्तर रेलवे की दोनों की है, क्योंकि ये पानीपत तक जाती थी तो ये उत्तर पश्चिम की थी। आगे जब ज्वाइंट हो जाती थी तो उसका संचालन जो है उत्तर रेलवे करता था। अब उत्तर रेलवे का ये कहना है कि हम जो लिंक गाड़ी हैं उनको बंद कर रहे हैं, और ये हमारी गाड़ी थी लिंक गाड़ी। अब उत्तर पश्चिम रेलवे कहता है कि हम इसको चला सकते हैं, पर पानीपत तक चला सकते हैं, आगे नहीं चला सकते। तो इस दोनों जो डिवीजनों में ये एक संशय मतलब बीच में फंसा हुआ है कि वो चाहते हैं कि हम गाड़ी पानीपत तक तो भेजने के तैयार हो गए ना, पानीपत तक भेज देंगे, पर हमारी मांग ये है कि पानीपत तक ना जा करके ये चंडीगढ़ तक जाए। उसके लिए हमने इनको एक नया प्रपोजल भी बना के दिया है कि इसको रेवाड़ी से बना के चलाया जाए और इसको कालका के बजाय चंडीगढ़ तक ही खत्म कर दिया जाए, वापसी चंडीगढ़ से फिर वापसी रेवाड़ी तक चला जाए। उसका टाइम टेबल भी बना के हमने डिवीज़न में भेजा हुआ है, परंतु क्या कारण है कि उसके ऊपर ये सही डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। डॉक्टर साहब, देश के अंदर करीब 1700 ऐसी रेलगाड़ियाँ जो लिंक होकर चलती हैं। आप दूर में जाइए, लाहौर से कई गाड़ियाँ लिंक होके दिल्ली से लिंक होके लाहौर आती हैं। आधी गाड़ी सीकर चली जाती है, आधी बीकानेर चली जाती है, या आधी जयपुर चली जाती है। तो ये जो प्रस्ताव है जिसको निरस्त कर रही है उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे, क्या लगता है कि इसके अंदर संशय की बजाय नीयत में कुछ खोट नहीं है? नहीं सर, ऐसा है, वो जो आप लोहारों की गाड़ी बता रहे हो वो केवल उत्तर पश्चिम रेलवे की गाड़ी है, उसमें किसी दो डिवीजनों का बीच में दिक्कत नहीं है, उत्तर पश्चिम ही उसको चला रहा है। अगर ये अकेली गाड़ी उत्तर पश्चिम की होती तो ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लिंक करके चला रहे थे, क्योंकि यहाँ ये दो गाड़ियाँ ज्वाइंट, वो उत्तर रेलवे से जो हिमालयन पिन आती थी वो उत्तर रेलवे की गाड़ी है, वो उत्तर रेलवे के आगे पानीपत में हमारी उत्तर पश्चिम के साथ ज्वाइंट होती थी, इसलिए दिक्कत आ रही। अगर ये स्वयं खाली उत्तर पश्चिम की गाड़ी ही चंडीगढ़ तक जाती होती फिर कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर साहब, जब एक सुविधा खत्म की जाती है तो उसका अल्टरनेट भी होता है, तो अगर व्यवस्था बनाई जाती। रेलवे में कोई ना कोई जो खामियां हैं, जो अब भिवानी से पानीपत तक की जितनी गाड़ियाँ चलती थी वो सारी बंद पड़ी, उनको क्यों नहीं बहाल किया जा रहा, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रही, पूछने को जवाब नहीं है। भिवानी से रोहतक जो सुबह पैसेंजर गाड़ी चलती थी वो बंद पड़ी है, वो भी नहीं चल रही। मतलब इस पानीपत रूट की कोई गाड़ी ही नहीं चल रही, सब गाड़ियाँ बंद है, चारों गाड़ियाँ बंद। डॉक्टर साहब, नाम नहीं बताऊँगा, एक राजनेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो रोहतक पानीपत तक भिवानी से रेलगाड़ियाँ जाती हैं उनसे रेलवे को कोई आय नहीं है, इसलिए इन गाड़ियों को फिलहाल बंद कर दिया गया और संभवतः ये चलाई भी नहीं जाएंगी। नहीं सर, तो क्या सरकार की नीति ये है कि लाभ कमाती है उसका धन इससे कोई सरोकार नहीं है? नहीं सर, मैं इस बात का खंडन करूंगा कि जिस भी राजनेता ने कहा ये गलत है। आप रेलवे से उसका सारा ब्यौरा रिपोर्ट मांगिए, आपको बहुत अच्छी अर्निंग मिलेगी रोहतक पानीपत तक की। वो रेलवे का बायोडाटा बताएगा कि कितनी अच्छी रेलवे की इनकम थी उसमें इस रूट पे। ऐसा मैं तो नहीं मान सकता कि भिवानी इतने सालों से जो गाड़ी चल रही है अब एकदम से उसमें अर्निंग खत्म हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहीं नेताओं की नीयत में या रेलवे की नीयत में खोट तो नहीं? बिल्कुल रेलवे की नीयत में खोट हो सकती है सर, ऐसा मान सकते हैं, पर अर्निंग ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो जो सुविधा यात्रियों को वर्षों तक मिलती रही उनको एकदम अगर बंद कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आम आदमी की हालत क्या होगी? सर, आम आदमी तो देखिए बहुत पैसे लगा के बसों से जा रहे हैं। पहले जैसे MST बन जाता था, बहुत कम पैसे से लोग रोहतक दिल्ली तक की यात्रा कर लेते थे, रोहतक भिवानी से पानीपत तक सुबह जाते थे। जैसे दरिया चंद्र वाले हैं, ये सुबह जाते थे, शाम को इसी एकता से वापस आ जाते थे, तो उनको बड़ी समस्या हो रही है, वो बसों में जा रहे हैं, बेचारे बसों में आ रहे हैं। ऐसा अभी MST का जिक्र किया आपने, हाँ जी। कोरोना के बाद जो हालात बदले हैं उसमें कुछ चुनिंदा गाड़ियों में MST अलाउ किया गया है, हाँ जी। ये कितना तर्कसंगत है? तो सर गलत है, या तो MST इनको शुरू नहीं करना चाहिए था, अगर शुरू किया है तो इनको सभी गाड़ियों में लागू करना चाहिए। हमें समझ नहीं आती कि कुछ गाड़ियों में लागू किया कुछ में नहीं किया, मतलब उसका कारण क्या है, क्या नीति है रेलवे की, हमें समझ से बाहर है सर। किसी गाड़ी में जरूरत सिस्टम है उसमें नहीं किया। कोरोना के बाद जो सुविधाएं शुरू की गई हैं वो आधी अधूरी हैं और आम आदमी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए, सीनियर सिटीजन का टिकट ले लीजिए, प्लेटफॉर्म टिकट तो सिर्फ 10 रुपये की कर दी है। अभी हुआ ना? हाँ हुआ है। तो आप ये देखो कि उससे रेलवे ने कितनी इनकम की। उसके पीछे सर एक लॉजिक था कि जैसे लोग किसी को सवारी को छोड़ने आते थे, वो अंदर आ जाते थे, तो रेलवे चाहता था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, भी जो 50 रुपये की टिकट लेगा वो पहले सोचेगा भी मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। इस वजह से उन्होंने 50 रुपये टिकट की ताकि लोग ज़्यादा अंदर ना आए, तो भीड़ भाड़ ना हो, इस वजह से उन्होंने 50 रुपये टिकट दिया था। डॉक्टर साहब,
1 2 4 हटा के 0 लगा दी और उसको बना दिया फेस्टिवल स्पेशल, और उसके नाम पर एक यात्री से 2.5 से 4 गुना तक किराया वसूला। तो ये काफ़ी तर्कसंगत था। यात्री गाड़ी को आपने स्पेशल ट्रेन बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा किराया, क्या आम आदमी को ये प्रभावित नहीं करता? क्योंकि कोरोना के समय में आम आदमी बेरोजगार भी हुआ, लोगों को समय पर खाना भी नहीं मिला, मजबूरी में लोग जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जो रेलवे ने कोरोना सेस लगाया था, वो जो पीछे लॉकडाउन में सभी गाड़ियां बंद रही, रेलवे को जो इतना घाटा हुआ, शायद उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कोरोना सेस का नाम देके उनके किराए बढ़ा दिए ताकि रेलवे अपनी पूर्ति कर सके जो घाटे। लेकिन किराए बढ़ाए वो भी आम आदमी किसी हद तक बर्दाश्त करेगा, लेकिन सुविधाओं पे जो अंकुश लग रहा है उसको कहाँ तक सही मानते हैं? सुविधाएं देखो रेलवे को बढ़ानी चाहिए। अगर आप कितना किराया ले रहे हैं तो उस हिसाब से सुविधाएं भी होनी चाहिए, पर सुविधाएं जो पहले थी आज भी वैसी ही है, उनमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, कुछ उसमें सुधार नहीं हुआ। जैसा पहले था रेलवे का ढांचा आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। जैसी सुविधाएं पहले लोगों को मिलती थी उतनी ही सुविधाएं आज है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं। डॉक्टर साहब बताया तो जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और निजी हाथों में रेल जाएगी, तो उससे आम आदमी को कितना फायदा होगा? नहीं, अभी पूरा रेलवे का निजीकरण नहीं हुआ। कुछ चुनिंदा गाड़ियां हैं अभी जो रेलवे ने प्राइवेट करने की सोची, उनको कर भी दिया है, उनका ट्रायल देख रहे हैं। अगर उससे अर्निंग अच्छी आती है तो शायद रेलवे आगे सोचेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि पूरी रेलवे प्राइवेट हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है सर। वो किसी को मतलब किसी एक बंदे की हिम्मत नहीं है कि वो रेलवे को अकेला आदमी चला सके। डॉक्टर साहब उदाहरण देखिए, दूरसंचार विभाग को 4G का लाइसेंस नहीं मिला, BSNL ठप हो गया। जियो को लाइसेंस भी मिला और जियो ने शुरू में आम आदमी को प्रलोभन भी दिया फ्री नेटवर्क का। आज जियो की हालत क्या है? आम आदमी रिचार्ज कराते हुए कटवाता है। तो क्या अगर रेलवे का निजीकरण होगा तो आपको लगता है कि आम आदमी को सुविधा मिलेगी? सुविधा महंगी नहीं हो जाएंगी? सुविधाएं तो महंगी हो जाएंगी थी। अगर सुविधा लेनी है तो देखिए उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। जैसे अब सुविधाओं के लिए बताऊं, जो तेजस ट्रेन चलाई हैं, तेजस ट्रेन जो प्राइवेट की है इन्होंने, अब उसमें पूरी सुविधाएं, पूरी फैसिलिटी है आपको। जैसे आप बाई एयर सफ़र करते हैं उस तरह की फैसिलिटी आपको दी गई है, तो किराया ज़्यादा है उस हिसाब से उन्होंने फैसिलिटी भी दी है। तो मतलब वो आम पब्लिक तो उसमें सफ़र नहीं कर पाएगी, पर जो संपन्न व्यक्ति है वही उसमें सफ़र कर पाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आम आदमी मतलब उसमें सफ़र, मतलब रेलवे तभी कह रहा हूँ कि पूरी तरह से रेलवे का निजीकरण नहीं हो पाएगा। कुछ चुनिंदा गाड़ियां मेरा डॉक्टर साहब सवाल यही है कि क्या सरकार लाभ कमाने के लिए बैठी है? रेलवे तो आम आदमी की सुविधाओं का नेटवर्क था और उसके अंदर तेजस या आप सुपरफास्ट ट्रेन चलाएंगे तो उससे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है? देश की आम जनता रेलवे में सफर करती है क्योंकि रेल एक सस्ती सुविधा है और आम आदमी एक दूसरी जगह से आता जाता रहता है, उसको सुविधा होती है। लेकिन तेजस ट्रेन का आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? जो आम ट्रेनें चल रही थी वो तो चल ही रही है, उनके अलावा अगर तेज़ चलती है तो चलती है, वो अलग चीज़ है। जो आम ट्रेनें चल रही थी, मैं जी मेरा सवाल वही है घूम फिर के। अब आप एक बात बताओ, जो एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है उसके ऊपर एक सुपरफास्ट ट्रेन अलग से चला रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो अलग जो जिनका पैसा है वो खर्च करके जा रहे हैं, ऐसी तेज़ चलाई है। इन्होंने प्राइवेट 2-3 ट्रेनें की थी जिसमें से उनको दिखा भी अर्निंग नहीं है, 1-2 ट्रेन तो बंद भी हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम घाटे में चला सकते हैं। अब दोबारा जी सवाल घूम फिर के वहीं आता है, रेलवे स्टेशन सरकार के, रेल की पटरी सरकार की, रेल के इंजन सरकार के, कोच सरकार के, तो जो लाभ है वो रेलवे को मिलना चाहिए, ना कि निजी हाथों को में जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को भी सुविधा मिले। तो इससे आम आदमी का प्रभावित हो रहा है ना। बात तो सही है। देखिए अभी रेलवे का जो निजीकरण है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा गाड़ियों में होगा। ऐसा नहीं कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको भी निजीकरण कर देंगे। वो पैसेंजर ट्रेनें तो वैसे ही रहेंगी जो आम जनता, ताकि उसमें सफ़र कर सके। आम जनता को जो लाभ मिल रहा है सस्ते किराए में, वो तो वैसे ही रहेंगी। कुछ गाड़ियाँ जो संपन्न लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिले, ट्रेन से जाना चाहते हैं, बाई एयर नहीं जाना चाहते, तो वो मतलब एयर से भी कम फेयर रहेगा और उनको सुविधाएं भी एयर जैसी मिलेंगी। पर आम आदमी को ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। आम आदमी तो वैसे ही पैसेंजर ट्रेनों में सफ़र करेगा, जैसे पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं वो रहेंगी। डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि कोरोना के बाद MST बंद हुआ, आम जो भी सुविधाएँ, जो रियायत आम नागरिक को मिलती थी वो बंद कर दी, यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारियों की सुविधाएं भी बंद कर दी गई।
तो इससे सरकार की मंशा क्या है कि वो निजीकरण तो नहीं बढ़ रही? देखिए पूरा नेटवर्क तो निजीकरण नहीं होगा, कुछ गाड़ियों का ही निजीकरण कर रहे हैं। वो भी अभी ट्रायल देख रही है। पहले एक बार उन्होंने चलाई थी ट्रेनें, वो बंद हो गई, वो कामयाब नहीं हो पाई, सवारी उसमें नहीं मिली। अभी रेलवे देख रही है कि अगर इनको सवारियाँ अच्छी मिलती रही, अर्निंग ठीक आएगी तो चलेंगी, वरना दोबारा वैसे ही जैसे सुपरफास्ट गाड़ी समझ बस वैसे ही चलेंगी। वो तेजस को बंद, वो सुविधाएं बंद कर देंगी। बता जी, एक सवाल आपसे है, सिरसा से दिल्ली एक ट्रेन चलती थी वाया भिवानी रोहतक बहादुर, उसे बंद किया गया, एक नाटक भी हुआ। उसके बाद एक ट्रेन चली सिरसा से वाया दादरी रेवाड़ी गुड़गांव ट्रिप। उसके बाद शोर मचा तो हिसार से वाया भिवानी रोहतक इंटरसिटी चला दी गई। लेकिन इंटरसिटी जाते वक्त का एक्सप्रेस है, वापसी में पैसेंजर ट्रेन है, नंबर बदले। अगर आम आदमी की भावनाओं का रेलवे ध्यान रखती तो सिरसा से वाया रेवाड़ी गुड़गांव जो ट्रेन चली है उसका नाम भी इंटरसिटी हो सकता था, और इस गाड़ी को उसी पैटर्न पे उसी थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सब रेलवे वाले बता सकते हैं कि अपना तो यही है कि इस रूट की गाड़ी की डिमांड ज़्यादा थी। नहीं, वो अच्छी बात है, सुविधा मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सुविधा एक इलाके की सुविधा पे अंकुश लगे और दूसरे इलाके को सुविधा दी जाए तो उसको कितना भिवानी वाले को तो सेम सुविधाएं मिली, सेम समय यहाँ से कौन सा ट्रेन जाकर दिल्ली को जा रही है, एक गाड़ी एक्स्ट्रा बढ़ रही है। इस रूट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अच्छी बात है, सुविधा मिली, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जो आदमी थका मादा दिल्ली से चलेगा रोहतक तक तो वो ठीक आएगा, रोहतक के बाद वो गाड़ी रुकती रुकती आएगी, तो उसमें आम आदमी को परेशानी तो होती है। हम भी मानते हैं, लेकिन भिवानी में आकर दो गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। हरियाणा एक्सप्रेस में मान लो आप जो आप कह रहे हैं रेवाड़ी हो गया ये, तो उसको आगे निकालने के लिए इन्होंने किया था कि रोहतक से भिवानी में 3 प्लेटफार्म है, उस टाइम पे 3 गाड़ी, एक मथुरा वाली भी आ जाती है, तो उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने टाइम भी 10-5 मिनट का गैप मिल जाए ताकि ये गाड़ी चल पड़ी है, गाड़ी मिली है इंटरसिटी। आप ये आने वाले टाइम के साथ देख लीजिए एक्सप्रेस गाड़ी आएगी और एक्सप्रेस ही जाएगी। थोड़ा सा बदलाव होगा जब वो गाड़ी जो बंद पड़ी है ना, जो चलेगी, जो कोरोना की जब पहले चला करती थी, तो थोड़ा सा बदलाव करके बिल्कुल सही चलेगी गाड़ी। हमारी आशा तो यही है। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में रेल से संबंधित मामलों में कुछ सुविधाएं और मिलने की संभावना है या हम जहाँ हैं वहीं खड़े रहेंगे? नहीं सर, अभी फरवरी में रेल बजट आएगा और हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि उस रेल बजट से कि काफ़ी सुविधाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सुविधाओं पे, और जो हमारी लगा लो कि जैसे अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं उन पे भी अंकुश लगाया जाएगा। रेल के अपराध किसी से छुपे नहीं है। जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं उसके अंदर आरपीएफ या जीआरपी के जवान भी चलते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो आरक्षित कोच होते हैं उसके अंदर अव्यवस्थित तत्व घूमते रहते हैं। उन पर रोकथाम के लिए क्या? जैसे जो आरक्षित कोच हैं उनके अंदर तो पीटी भी रहता है और पुलिस वाले बराबर पूरी ट्रेन में गश्त करते हैं। ऐसा आपराधिक तत्व तो देखा नहीं, उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, 182 जीआरपी का नंबर है, एक ऐप है जीआरपी मदद के लिए ऐप है। उस ऐप को आप अपने पास से डाउनलोड रखिए मोबाइल में। आपको कोई भी ऐसी गतिविधि मिलती है आप उस ऐप में जाइए, उसमें सिर्फ आपको बटन क्लिक करना है, तुरंत आपके पास फ़ोन आएगा कि हाँ क्या दिक्कत है, आप किस कोच में हो, किस गाड़ी में हो, अगला स्टेशन कौन सा है, आपको तुरंत वहाँ फोर्स मिलती है। पर ये लोगों में जागरूकता नहीं है। डॉक्टर साहब, जब तक आप ऐप के मैसेज करेंगे रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भी जा सकती है, उससे आगे भी निकल सकती है। मौके पे जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उससे आम नागरिक को अधिक लाभ होता है, ये आप भी मानते हैं? जो मौके पे तो देखिए, मौके पे जितनी भी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं सभी के अंदर आरपीएफ का स्टाफ चलता है और पूरी गाड़ी वो चेक करते रहते हैं। जैसे जो अंदर से इंटरकनेक्टेड कोचेज हैं वो अंदर जाते हैं, जो इंटरकनेक्टेड नहीं है तो जो स्टॉप पे जाता है रुकने के बाद दूसरा डब्बा चेक किया जाता है। तो आरपीएफ तो अपनी पूरी सतर्कता से काम कर रही है। फिर भी एक मतलब एक हेल्पलाइन नंबर
सबको पता होना चाहिए कि 182 182 नंबर रेलवे का एक वो सहायता नंबर है। आपको कोई दिक्कत है आप तुरंत कॉल करो, आपको उसी समय सुविधा मिलेगी आपको। ये खुद मैंने भी आजमाया हुआ है। हम एक बार जब एकता एक्सप्रेस चलती थी, इसमें कुछ सुबह सुबह के समय कुछ लोग शराब पी रहे थे और बहुत गलती गालियाँ दे रहे थे, तो मैंने उस ऐप का इस्तेमाल किया, तो वो गोहाना से हमें पता लगा। तो जैसे पानी बताया तो हमारे कोच के आगे 5 पुलिस के जवान तैनात खड़े थे, और जैसे हम गाड़ी रुकी तुरंत उनको पकड़ के वो पुलिस वाले ले गए। उस ऐप को मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। मैं आपको एक महीने पहले की एक घटना बताता हूँ। चंडीगढ़ से अजमेर गरीब रथ चलता है हाँ जी, और पूरी गाड़ी आरक्षित है। हाँ जी, इस गाड़ी के अंदर मैं भी सफर कर रहा था, तो दादरी के पास एक आदमी मेरे कोच से क्रॉस किया। उसको देखा, उसमें कुछ जो लोग सो रहे थे, क्योंकि समय ऐसा होता है कि आम यात्री सो जाते हाँ हैं, जी, तो उस आदमी की गतिविधियां संदिग्ध थी। शोर मचा, उस आदमी को आम आदमियों ने रेवाड़ी उतारा, लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब अलवर आया तो वही आदमी उस ट्रेन में फिर चल रहा था। तो सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? कहाँ पुख्ता दावे हैं रेलवे के आम यात्री को सुरक्षा दी जा रही है, तो कहाँ तक वो है? मैं उस बारे में बता सकी, आप खुद उसमें थे, कोई उसमें स्टाफ नहीं था, आरपीएफ का स्टाफ नहीं नहीं, था। आरपीएफ के 2 आदमी हैं, वो क्रॉस करते हैं पूरी ट्रेन को। एक इंजन एंड पे जाएगा, दूसरा गार्ड एंड पे जाएगा, वो क्रॉस करते रहते हैं। लेकिन ऐसे आदमियों पर लगाम लगाने के लिए हमारे को पुख्ता होती है ना। नहीं, यदि किसी सवारी को ऐसा लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है, तो जो आरपीएफ स्टाफ आ रहा है तो आप वो कंप्लेंट उसको करो कि भी ये हमें संदिग्ध लग रहा है। आपने किसी आदमी को पकड़ लिया, उसने आप पे वार कर दिया, तो यानी कि एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, क्या वो चेक लगाती है ना। वो आपने इंतकाल नहीं बोला है, रिजर्व ट्रेन में उस आदमी ने एंट्री की है तो उस पर चेक लगना चाहिए ना। तो आप इसको कितना सही मानते हैं सुरक्षा के? ये तो गलत है सर, सुरक्षा के मामले में गलत है। चलिए एक आखिरी इसी में भी तो चर्चा भी पीछे हुई थी कि जो नया बजट आएगा उसमें सुरक्षा पे और व्यवस्थाओं पे, सुविधाओं पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा रेलवे का जो बजट आएगा। चलिए एक आखिरी सवाल है, जो एमएसटी चुनिंदा ट्रेनों में लागू किया सरकार ने, उससे आम आदमी जो व्यापारी है उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही बजाय परेशानी के। पहले ये होता था कि आपने एमएसटी बनवा दिया, आप किसी भी यात्री गाड़ी में या एक्सप्रेस गाड़ी में या सुपर फास्ट गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा देकर सफर कर सकते हैं। वो सुविधा खत्म कर दी गई है, इसके बारे में क्या मानना आपका? सर मेरे हिसाब से तो अभी जो हमें सुनने में आया है कि शायद 1 जनवरी तक सभी गाड़ियां जो आरक्षित अभी चल रही हैं वो सारी अनारक्षित हो जाएंगी, जैसे पहले थी वैसी हो जाएंगी, और एमएसटी भी सभी में लागू किया जाएगा। हमने इस बारे में, मैंने जयपुर लिखा भी है कि प्लीज़ जितनी गाड़ियाँ बाकी चल रही हैं जिनमें एमएसटी नहीं बन रहा, उसमें भी इसकी सुविधा जल्दी लागू की जाए। बाकी तो ये निर्णय तो देखिए रेलवे बोर्ड ने लेना है। जिस गाड़ी में आरक्षण सिस्टम है उन गाड़ियों में एमएसटी लागू नहीं है, जिनमें आरक्षण नहीं है उनमें सब में लागू है। जिन जैसे जैसे कोई भी लगा लो, चाहे कलिंदी जा रही है, चाहे बुलंदम जा रही है, चाहे किसान जा रही है, इनके अंदर जो इनके जनरल कोच है उनमें आरक्षित है, उसमें नहीं है एमएसटी लागू। बाकी सबके अंदर एमएसटी लागू है। जनरल कोच में बैठ के अगर आप जाएंगे तो जनरल कोच पे है ही नहीं, उसमें मान लो उसमें रिजर्वेशन है, सेकंड सीटिंग रिजर्वेशन है, तो उसके अंदर आप एमएसटी लागू करते हैं तो आपको सीट चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसको लागू नहीं किया। बाकी लगभग सब गाड़ियों में लागू। चलिए एक आखिरी सवाल आम आदमी से जुड़ा हुआ है कि जो रेलवे स्टेशन है उस पर रेल दौड़ती है, आने का टाइम, जाने का टाइम, लेकिन नो डाउट कि समय में कुछ सुधार हुआ है, गाड़ियाँ समय पर आती हैं, लेकिन जो पूछताछ के लिए एक नंबर दिया हुआ था, आजकल अगर कोई रेल का आने का जाने का समय पूछा जाता है तो इंक्वायरी टेलीफोनिक नहीं मिल पा रही। जी सर, उसके लिए रेलवे का 139 139 नंबर है, पूरे इंडिया का है, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको हर तरह की उसमें जानकारी मिलेगी रेलवे से संबंधित। भाई साहब उसके अंदर रेलवे का आपको गाड़ी का नंबर फिल करना पड़ता है। हाँ जी, नंबर फिल। और एक आम आदमी तो ये बताता है कि गंगानगर से रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन का क्या शेड्यूल है, कितनी देर में आई, कितनी ये देर गलत है, पहले रेलवे का था 131 नंबर था, जी, हेल्पलाइन नंबर था, जी। जो रेलवे ने काफ़ी सालों से बंद कर दिया। हम भी आपके माध्यम से ये दोबारा डिमांड करते हैं रेलवे की कि वो एक नंबर होना चाहिए
रेलवे का जो सहायता नंबर कह लो या रेलवे से जानकारी, जो पहले आम आदमी को उसकी सहायता मिल जाती थी, पता लग जाता था कि ट्रेन राइट चल रही है या लेट चल रही है। अब जैसे धुंध का समय आएगा, गाड़ियाँ बहुत लेट हो जाती हैं, काफ़ी यात्रियों को परेशानी होती है, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो ये अगर पहले से उनको जानकारी हो कि आज गाड़ी 2 घंटे लेट है, तो इंसान उस हिसाब से 2 घंटे लेट घर से निकलेगा। तो ये रेलवे को दोबारा से शुरू करना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर पहले था 131, उसको दोबारा बहाल करना चाहिए। एक ऐप भी है इनकी, वे माई ट्रेन, अगर वो डाउनलोड कर लें तो वो भी अच्छी बात है। उस सारी ट्रेनें पता लग जाती उसमें सारी ट्रेनें पता लगती है, ट्रेनों का नंबर भी उसमें है, ट्रेन कितनी लेट चल रही है वो भी उसमें पता लगता है। वेयर इज माई ट्रेन, रेल बाई ट्रेन, वेयर इज माई फिर अब ट्रेन। उसका रेलवे की ऐप है ये। रेलवे की ऐप है, उसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। आप अपना स्टेशन डालिए, आप कि जैसे आपने डाल- भिवानी से रेवाड़ी जाना है, Destination डालने के बाद हाँ, तो बस बस। डेस्टिनेशन डाल दीजिए। आप डालते ही तो उस- सारी उसका आपको ट्रेन नंबर भी आ जाएगा और ट्रेन इस वक्त कहाँ पे है वो बता देगा, कितनी लेट है या राइट चल रही है, सब उसमें बता देगा। बाकी ये नंबर होना चाहिए, ये तो कह ही रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य प्रीतम अग्रवाल से भिवानी को मिलने वाली रेल सुविधाओं को लेकर बातचीत का मौका मिला। अग्रवाल जी, कोरोना के बाद भिवानी से कालका को जाने वाली एकता एक्सप्रेस बंद है। इस कारण आम आदमी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को हाईकोर्ट जाना होता है, कुछ लोगों को सेक्रेटरीट में जाना होता है, हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। तो इस कारण इस गाड़ी को क्यों नहीं चला जा रहा है, क्या कारण है? कारण तो मुझे भी अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि वो जो रैक थे 6 डब्बे थे वो भी कहीं पे इस्तेमाल कर दिए डिपार्टमेंट ने, रेलवे ने। और मैंने उसके लिए महाप्रबंधक और डीआरएम को दोनों को लेटर लिखा है कि उसको चालू करो। नहीं है, जहाँ से भी उनको सेग्रीगेट करके ट्रेन, क्योंकि जब दिल्ली और चंडीगढ़ कालका की चल पड़ी है तो उसके अंदर जोड़ना ही होता है। वो नॉर्दर्न रेलवे की ट्रेन थी, ये हमारी एनडब्ल्यूआर की ट्रेन है जो उसके साथ जाके जुड़ती है। तो हमें चलाना चाहिए। बहुत ही हमारी रेलवे की तरफ से, बहुत एनडब्ल्यूआर की तरफ से बहुत गंभीर, मैं कहूँगा इसको, एक वो है, क्योंकि इससे ना केवल यात्रियों को सुविधा है, रेलवे का रेवेन्यू भी जा रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे ज्ञान अनुसार कि इस एकता एक्सप्रेस का जो रेवेन्यू था साधारण रेल से डबल रेवेन्यू था, क्योंकि ये बड़ी ओवरलोडेड ये चलती थी यहाँ से पानीपत तक, और फिर आगे तो फिर वो एकता दूसरी बन जाती थी मिलके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत, ये तो सारे दक्षिण भारत को, दक्षिण हरियाणा को उत्तर हरियाणा से जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन है जो हमारी कोताही, मैं कहूँगा, जब मैं रेलवे का उस प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो रेलवे की हमारी कोताही है ये। अग्रवाल जी, कोरोना के बाद भिवानी से रोहतक पानीपत को जाने वाली यात्री गाड़ियाँ भी बंद हैं। भिवानी से रोहतक 3 जोड़ी गाड़ियाँ जाती थी, जो रोहतक में कुछ समय रुकने के बाद पानीपत जाती थी। ये गाड़ियाँ ही बंद हैं। आम आदमी को इस कारण का खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो सुबह 7:30 बजे ट्रेन जाती थी रोहतक, उसमें मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे भी जाते थे, बीच के स्टेशनों के। भिवानी से भी लोग जाते थे, 9:30 बजे चलती थी उससे भी, और शाम को 15:50 पे जो ट्रेन जाती थी उसमें भी। तो ये रेलगाड़ियाँ क्यों नहीं चल पा रही? क्या रेलवे की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, हमारे जनप्रतिनिधि की मंशा क्या है? जनप्रतिनिधि की तो जनप्रतिनिधि ना जाने, बाकी मैं रेलवे के टच में हूँ, मगर वो मुझे कोई आज तक प्रॉपर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं करेंगे कैसे? जब लुट जाएगा बाग तब जाल बिछाएंगे। अग्रवाल जी, सुविधाओं की बात सरकार करती है, हाँ जी। तो सरकार कई जगह ये अड़चन लगाती हैं, अधिकारी लगाते हैं कि रेवेन्यू नहीं आ रहा। क्या सरकार लाभ कमाने के लिए है? जन सुविधाओं से सरकार का कोई सरोकार नहीं, या हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी उदासीन बैठे रहते हैं? ऐसा है, जनता के लिए ही ट्रेन है, ट्रेन मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। और इस पे तो, इस रूट के ऊपर तो मुनाफा भी है हमें। हम जो अर्निंग कर रहे हैं वो रेलवे को जो अर्निंग मिल रही है,
तो वो हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग भी है और सुविधा तो है ही। सुविधा जब दूसरी सारी सुविधा बहाल होगी, उसका मुझे आज तक कोई प्रॉपर इस जवाब ना DRM ऑफिस से मिला और ना उससे सिर्फ एक शब्द है कि जल्दी चला रहे हैं, जल्दी चला रहे हैं। कौन सी जल्दी होती है मुझे नहीं पता। अग्रवाल जी, आपने कहा कि जल्दी चलाने की बात की जा रही है, हाँ जी। लेकिन इसके अंदर कोई टाइम बाउंड समय सीमा निर्धारित NWR के GM या DRM बीकानेर कर रहे हैं, या अभी भी वही आश्वासन दे रहे हैं कि चला रहे हैं? सिर्फ मात्र आश्वासन है, कोई उन्होंने गंभीरता से मुझे जवाब नहीं दिया कि हम 5 दिन में, 10 दिन में या स्थिति को चला देंगे, ऐसा कोई जवाब नहीं है। तो क्या समझा जाए कि रेल सुविधाओं के मामले में हमारे जनप्रतिनिधि भी उदासीन हैं और जो लोग रेलवे की समितियों से जुड़े हैं केवल वही प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, हम तो मात्र यही हमारा काम है और हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भगवान करेगा तो हमारी सफलता भी मिलेगी। जनप्रतिनिधि का काम जनप्रतिनिधि जाने, वो मैं नहीं उनके बारे में कुछ भी कह सकता। वो बड़े ऊंचे लेवल पे कर रहे हैं, काम कर रहे होंगे, जो वो तो रेल मंत्री से बात कर रहे होंगे। हम तो महाप्रबंधक तक ही जा सकते हैं, रेल मंत्री पे भी जाते हैं और मैंने टाइम भी लिया हुआ है और मेरे प्रोजेक्ट हैं उसके लिए, भिवानी की रेल व्यवस्था के लिए मैंने मिलने के लिए समय मांगा है। मुझे समय मिलेगा तो मैं उनको प्रोजेक्ट बना के दूंगा, मांग नहीं करूंगा। उनको प्रोजेक्ट बना के दूंगा कि यहाँ से ऐसे जैसे ये चल सकती है। मैंने यहाँ से वहाँ का हरिद्वार का प्रोजेक्ट बना के दिया था, रेलवे ने सारा मंजूर भी किया, फिर कोरोना बीच में आ गया, वो फिर रुक गया। मैंने वाया दिल्ली का उनको बताया था कि इससे वाइबल भी है और रूट भी शॉर्टेस्ट है और दिल्ली भी चल सकता है और सारी उपयोगिता भी है। तो सारा मैंने बना के बताया था और एग्री किया था डिपार्टमेंट ने, रेल मंत्रालय तक ने उसको एग्री किया था। और मगर उस पर अभी तक भी फिर वो क्योंकि कोरोना आ गया, वो उसके अंदर वो उसमें उलझ गए। उसके बाद कौन जाने वो सब भूल भाल गए, तो अब वो दोबारा याद कराएंगे उनको। अग्रवाल जी, पिछले 5 सालों की बात करें हम, हाँ जी, तो हिसार से त्रिवेंद्रम, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दक्षिण में भी 1-2 स्टेशन हो रहे हैं, वहाँ के लिए ट्रेन चली हैं। तो क्या ये समझा जाए कि हमारी पैरवी सरकार के पास कमज़ोर है, इसीलिए भिवानी रेल सुविधाओं से वंचित है? भिवानी के अधिकांश लोग अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, हावड़ा में रहते हैं, आसाम में भी बहुत लोग रहते हैं, तो कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। नहीं, रेल सेवाएं तो अभी ऐड की हैं, आपको पता पिछले साल में 2-3 नई ट्रेनें यहाँ से, एक तो जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है फिरोजपुर से अगरतला तक, वो चली है। उसका हमें लाभ, हमारी 12 से 13 स्टेट तक वो गुजरती है, उसका बहुत लाभ है और वो भरपूर उसमें लाभ लोग उठा रहे हैं, यात्रीगण उसका। अग्रवाल जी, आप त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको, कोई किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के 7 MPs ने इस मांग को उठाया था, क्योंकि वो पंजाब के लिए ट्रेन चाह रहे थे और जो स्टेशन बीच में चाहते थे वो वाया भिवानी होकर निकलते थे, उसका कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस को वाया भिवानी चलाया गया। अदरवाइज़ ये गाड़ी भी रोहतक जींद होकर निकलती, लेकिन जो स्टेशन उन सांसदों ने मांगे थे वो जगह भिवानी होकर निकलती है, तो इसलिए गाड़ी चली है। इसके लिए अगर आप हमारे राजनेताओं को श्रेय देते हैं तो ये तर्कसंगत नहीं लगता। मैं उनको श्रेय नहीं दे रहा हूँ, श्रेय तो सभी को है। जब चल पड़ी एक चीज़, हर आदमी जिसने हाथ भी लगा दिया वो भी कहेगा मेरा हाथ लगा है, तो वो बात अलग है। सारी बात है ये वहाँ के लोग भी कर रहे थे और विशेष तौर से त्रिपुरा सुंदरी के लिए तो अग्रवाल समाज के जो लीडर हैं उन्होंने भी
जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं उसका संरक्षक हूँ, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। तो उसके हमने प्रयास किए थे, क्योंकि वो हिसार जो है वो अग्रवाह से बिल्कुल नज़दीक है, और अगरतला महाराजा अग्रसेन जी की ससुराल कह सकते हैं उसको। वहाँ पे उनका विवाह हुआ था, स्वयंवर हुआ था, उसी नाम से वहाँ के महाराजा ने उस नाम शहर को नाम अगरतला कर दिया था। जी जी। तो वो हमारा एक भावनात्मक स्थल भी जोड़ बन था। गया है। हाँ, इसलिए उसके लिए प्रयास उस लेवल पे भी था। और रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री से हमारी कई दफ़ा मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, मगर महकमे ने हमें जो है ना थोड़ा कोऑपरेट किया और वो ट्रेन चली। महकमे ने किया, राजनेताओं की मैं नहीं कह सकता, प्रतिनिधियों की मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या किया, मगर मुझे डिपार्टमेंट ने हमें बड़ा साथ दिया, रेलवे विभाग ने, और वो ट्रेन चली, और जिससे जो है ना वो अच्छी अपना, जिसको हम तो रेवेन्यू को कह सकते हैं रेलवे के नाम इससे, कि रेवेन्यू भी उसका ठीक आ रहा है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। साप्ताहिक है, एक जाती है और एक 3-4 दिन में वहाँ 3 दिन में वो पहुँचती है, 3 दिन में वापस आ जाती है। उसका पूरा लाभ वो फुल चल रही है अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अग्रवाल जी, एक ट्रेन सिरसा से हिसार, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, शकूर बस्ती, किशनगंज, सदर बाज़ार, नई दिल्ली, तिलक ब्रिज तक जाती थी। उस गाड़ी को बंद करने के बाद वाया रेवाड़ी, गुड़गांव चला दिया गया। हाँ जी, चला दिया गया। शोर हुआ, जन भावनाओं में आक्रोशित रही। तो हिसार, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, तिलक ब्रिज एक और ट्रेन चलाई गई। हाँ जी, ट्रेन इंटरसिटी का नाम दिया गया। इंटरसिटी। लेकिन वो गाड़ी ना एक्सप्रेस है ना यात्री है, उसके ठहराव इतने हैं कि आम लोगों का समय बहुत बर्बाद होता है। ऐसा ठहराव उनके भिवानी और रोहतक के बीच में ही है जी, क्योंकि ये हमारे एरिया की मांग थी। हमारे यहाँ से और ट्रेन नहीं जा रही थी आगे, कोई दो जो दिल्ली तक पहुँचाते, इसलिए वो बाद में लास्ट मोमेंट में जिस दिन उसको चलना था उस दिन मैं व्यक्तिगत मैं अपना ऊपर लेता हूँ कि हमने वहाँ 4 दफ़ा टेलीफोन किया, बामला, ये खरक कलानौर ये सारा रुकवाइए। और वहाँ के वो 5 स्टॉपेज जो रोहतक और सांपला के रोहतक से आगे के जो थे वो रुकवाए, बंद कराए। वहाँ से फिर वो एक्सप्रेस है। यहाँ भी स्पीड तो उसकी कहने को वही है, मगर पार रुकने से थोड़ा सा एफिशिएंसी तो कम होती है, ये तो आप मान के चलेंगे। ये तो है, थोड़ा कमी है, मगर वो जनता के लिए है तो जनता के लिए हिसाब से चलेगी भी। जब हम अपने आदमी को कह देंगे, बामले वाला आदमी है, उसको कह देंगे पानी भिवानी आके पकड़ो या रोहतक जाके पकड़ो, उसको हम सुविधा देंगे तो थोड़ा सा 10 मिनट लेट भी होना पड़ेगा। हम कलानौर वाले को भी सुविधा दे रहे हैं। हमारे एरिया की जो एरिया थी, मैं ये नहीं कह रहा कि यात्री दूसरे भी तो हैं, मगर वहाँ पे ट्रेन दूसरी उपलब्ध है, हमारे को कोई ट्रेन दूसरी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हमने इसको रुकवाया और विशेष प्रयत्न करा के इसको रुकवाया। तो अग्रवाल जी, एक एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी वासी से छीन ली, उसकी जगह एक यात्री गाड़ी चलवाई, इंटरसिटी को। नहीं, एक्सप्रेस गाड़ी है ये। लेकिन उसका जो समय है, जिस समय लोग दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंच रहे, वो उसी टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो सर बिल्कुल से एक्सप्रेस है और एक्सप्रेस के टाइम से ही वो पहुंच रही है। सवेरे यहाँ से चलती है वो 6:45 पे जी, और वहाँ पे वही जो पुराना टाइम था उसी टाइम वो पहुँच। लेकिन वापसी में हालात क्या है? क्या बताओ? दिन भर के थके मादे लोग जब इंटरसिटी में बैठते हैं तो रोहतक तक तो वो गाड़ी ठीक आ जाती है, लेकिन रोहतक से भिवानी के बीच में वो गाड़ी रुक रुक के आती है,
तो आम आदमी को वो रुक समय रुक के तो आएंगे जब हम हमारे आदमी उतर रहे हैं, हमारे इधर के पैसेंजर उतर रहे हैं, जिनको सुविधा के लिए यूं सिर्फ भिवानी की सुविधा के लिए नहीं ना हम उसको चला सकते। हमारे जो बीच के अग्रवाल जी, आदमी उसके हैं बीच वो में भी से तो जा रहे हैं ना। दिल्ली भिवानी पैसेंजर भी एक आती है, और जो रोहतक पानीपत के बीच में सूट नहीं- यात्री गाड़ियाँ थी, हाँ जी, उनको चलवाया जाए ना, ताकि आम यात्री को उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो हमारी पहले शेड्यूल थी वो भी ना चले तो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और उसको चलवाएंगे। जो हम रेल विभाग से कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी भी कोई मजबूरी होगी, मैं कह नहीं सकता क्या मजबूरी है। आश्वासन वो हमें दे रहे हैं जल्दी चलने का। तो निकट भविष्य में भिवानी वासियों को जो पुरानी सुविधाएं वही मिलेंगी या कुछ नई सुविधाएं भी मिल सकती हैं? हमारा प्रयास तो ये भी है कि नई सुविधाएं और दें। दो कम से कम हमारी उस पे है कि दो यहाँ हम और ले पाएंगे दिल्ली से। जो वहाँ पे लेआउट जिनका ज़्यादा है वो हमारी बात चल रही थी। रेल मंत्री जो पुराने थे उनसे तो व्यक्तिगत रूप से बात चल रही थी आखिरी दिनों में। अब ये चेंज होने के बाद इस रेल मंत्री जी से समय मांग रहे हैं, मिल जाएगा तो उनसे फिर सीधे बात करेंगे। क्योंकि ये सारा काम जो है हाई लेवल से होता है, नीचे लेवल पे होता नहीं, देख लिया मेरा अनुभव है। तो वो कोशिश करेंगे कि हम और भी वहाँ से ले सकें। धन्यवाद अग्रवाल जी।